और फाइनली उस टेलफिन को लैब में से हटाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता की आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है कि साइंस के आगे भी एक शक्ति है, उसे हम मैजिक या फेथ कहते हैं। और उस वक्त वैंस बैन से कहता है, इस टाइम पे समंदर के बीच जाना खतरे से खाली नहीं। तब बैन ग्रेस को कॉल लगाता है और ठीक उसी वक्त वैंस भी अपने बेटे को कॉल लगाता है और उसके साथ वो इस तरह से बात करता है जैसे कि उसके पिता का उसके लिए आखिरी कॉल हो। फिर पता चलता है कि ईगन और उसका साथी एक घर के ऊपर अटैक करने जाते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि वो घर और किसी का नहीं बल्कि वैंस का होता है। उनका खाली एक ही प्लान होता है कि वैंस के घर पर जाना है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उठाकर वहाँ से भाग कर आना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उससे डील कर ये डॉक्यूमेंट उसको देकर अपनी जान बचा सके। लेकिन होता उल्टा है। वैंस के घर पे उसका लड़का उन लोगों को देख लेता है। ईगन का साथी उसे मारने वाला होता है लेकिन ईगन उसे रोक लेता है। पुलिस स्टेशन में जेरिड मिकामी के बारे में एक ऑफिसर से पूछता है, वो उसे एड्रेस दे देता है। दूसरी तरफ उस टेल को शिप पे लोड करने की प्रोसेस चली रही होती है कि ठीक उसी वक्त मिशेल का बैन को कॉल आ जाता है और मिशेल बैन से कहती है कि वैंस को तुरंत बता देना कि उसके घर पे अटैक होने वाला है। वैंस को जैसे ये बात पता चल जाती है, वैंस सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। बैन उसे कहता है कि तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा, फिलहाल तुम्हें अब घर की तरफ जाना चाहिए। और यही बात जब एड्रिन को कॉल पर पता चल जाती है कि वैंस के घर पे ये लोग चोरी करने गए थे, बच्चे ने उन लोगों को देख लिया, अब बच्चे को मारना पड़ेगा। तब एड्रिन भी काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि किसी का खून बहे। उसे पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो एंजेलिना से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये एक दलदल है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो। लेकिन एंजेलिना उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। और ठीक उसी वक्त एंजेलिना को एक हल्की सी कॉलिंग आती है और वो अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद देखती है और उसे सामने रोशनी आती हुई दिखाई देती है। फिर जाकर एड्रिन भी उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम एंजल के पास जाकर अपनी जान बचाओ क्योंकि वही तुम्हारी एक जान बचा सकती है। दूसरी तरफ मिशेल और जीक वैंस के घर के पास पहुंच जाते हैं। जेरिड भी बताए हुए पत्ते के ऊपर पहुंच जाता है। मिशेल उसे बोलती है कि वैंस के घर पर उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। जेरिड तुरंत एनवाईपीडी के फोर्स को बुला लेता है और ठीक उसी समय वैंस भी वहां पर पहुंच जाता है और वैंस अंदर जाने लगता है। तब जेरिड उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन वैंस उसे कहता है कि प्रोटोकॉल को फॉलो आप लोगों को करना होता है, देश की टॉप सिक्योरिटी को नहीं। तब मिशेल भी अंदर आना चाहती है लेकिन जेरिड उसे कहता है कि तुम बाहर रहकर हम लोगों को बाहर के सिचुएशन की अपडेट देते रहना। बैन और सानवी मिलकर उस शिप में से टेलफिन को पानी के अंदर छोड़ने चले जाते हैं। सामने डार्क क्लाउड उन्हें दिखाई देता है और उसके अंदर थंडरस्टॉर्म उन्हें दिखाई देते हैं। बैन कैप्टन से कहता है कि हमें उस थंडरस्टॉर्म के अंदर जाना है। दूसरी तरफ जेरिड अंदर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। जी बाहर से ईगन की फीलिंग को महसूस कर लेता है और वो मिशेल से कहता है कि ईगन उस पर भरोसा नहीं करने वाला और यही बात वो जेरिड को भी बता देती है। तुम संभल कर रहना, वो तुम पर भरोसा नहीं करेगा। ईगन उसे अंदर बुला लेता है और उसकी पूरी चेकिंग करने के बाद तब जाकर जेरिड को वैंस के लड़के से मिलने देता है। जेरिड उसे पूछता है कि तुम लोगों की डिमांड क्या है। ईगन उसे कहता है कि हमें बस इतना यकीन चाहिए कि एनएसए का कोई भी ऑफिसर 828 के पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही वो ये लिखकर भी चाहिए और रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट कर चाहिए कि एनएसए का कोई भी ऑफिसर पैसेंजर 828 को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी बाहर भी एनवाईपीडी के फोर्स आ जाती है। मिशेल जेरिड को सिग्नल दे देती है कि तुम तैयार हो जाओ। जेरिड तुरंत अपना गेम बदल देता है। वो ईगन के खिलाफ उसके साथी के सामने उसकी पोल खोल देता है कि ईगन अपना काम कर तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ देगा। ईगन भड़क जाता है और वो जेरिड को रोकने आगे बढ़ता है। जेरिड ठीक उसी वक्त उसे अपने दाव में लेकर उसे बंदी बना लेता है। पीछे से वैंस आकर ईगन के साथी को भी पकड़ लेता है। बैन की शिप उस थंडरस्टॉर्म के अंदर चली जाती है। शिप का कैप्टन बैन से कहता है हम इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। बैन उसे कन्विंस करता है कि हमें और थोड़ा अंदर जाना चाहिए लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि अंदर बहुत सारी बिजली गिर रही है, अगर एक भी बिजली शिप के ऊपर गिर गई तो सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बैन उसे पूछता है क्या हम कुछ देर के लिए यहीं पर रुक सकते हैं। कैप्टन उसे कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते और वैसे भी हमें यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करने हैं, ना कि तुम्हारे। और उन दोनों की बात चली रही होती है। सानवी उन दोनों के बीच में से बाहर आ जाती है
और वो शिप में से बाहर आकर उस टेलफिन को पानी में डालने की प्रोसेस शुरू कर देती है और इस तरह से उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और वैंस के बेटे को बचा लिया जाता है। वहाँ पर वैंस और उसके साथी की फोटो जेरिड देख लेता है और ये आदमी वही होता है जो शुरू में वैंस की बाहर से उसकी हेल्प कर रहा था और जेरिड को भी इसी ने एनवाईपीडी में बुलाया था और मेजर की बॉडी को इसी ने ठिकाने लगाया था। जेरिड वैंस से पूछता है कि आप इसके बारे में कैसे जानते हो। वैंस कहता है कि ये मेरे साथ आर्मी में था और हम अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। शिप में टेलफिन रोप से बंधी होती है, इसीलिए सानवी कुल्हाड़ी रहकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है और पीछे से बैन आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है और देखते देखते बैन के सामने एक बिजली गिर जाती है। बैन नीचे गिर जाता है लेकिन बैन फिर भी उठ खड़ा होता है और सानवी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोप टूट जाती है और इस कारण टेलफिन और सानवी दोनों जन पानी में गिर जाते हैं। बैन अपनी परवाह ना करते हुए वो भी पानी के अंदर छलांग लगा देता है। बैन उसे पानी के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन सानवी बेहोश हो जाती है और टेलफिन उसके ऊपर होता है और देखते ही देखते टेलफिन में से एक रोशनी बाहर निकलती है और ये बैन के लिए एक सिग्नल होता है और देखते ही देखते टेलफिन गायब हो जाता है। सानवी उसे दिखाई देती है। बैन उसे पानी में से बाहर निकालता है। सब कुछ ठीक होने के बाद जेरिड बाहर आ जाता है और वो मिशेल से आकर पूछता है कि सानवी मेजर के मर्डर में इन्वॉल्व है, ये मुझे पता है। तब मिशेल उसे कहती है ये बात मैंने तुमसे इसीलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि कई सारे पैसेंजरों की लाइफ हमें बचानी थी और मेजर उन्हीं की लाइफ को बर्बाद करने पे तुली थी और सानवी वहाँ पर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट और पेपर लेने गई थी लेकिन उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और इसी बीच सानवी के हाथों से जाने अनजाने में मेजर का खून हुआ। मिशेल आगे कहती है कि हम बस कॉलिंग को फॉलो कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तब जेरिड भड़क जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम लोगों की कॉलिंग समझ नहीं आती, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ भुगतना मुझे पड़ता है और ऐसी सब बातें करते करते वो पुरानी बातों को भी याद करता है। जीक से मिलना, उससे शादी करना, मुझे हमेशा अपने आप को समझा कर खुद को संभालना पड़ता है। इतना सब कुछ कहकर जेरिड तो वहाँ से चला जाता है और दूर जीक उसकी फीलिंग को महसूस करता है। उसके बाद मिशेल जीक के पास आ जाती है लेकिन जीक एक अच्छे हस्बैंड की तरह मिशेल से पूछता है अगर तुम चाहो तो मुझसे बात शेयर कर सकती हो और ठीक उसी वक्त मिशेल को एक बार कॉलिंग आती है और इस बार वो कॉलिंग में देखती है कि फ़्लाइट में कोई नहीं है सिवाय एड्रिन के। मिशेल उसे आवाज़ लगाती है लेकिन एड्रिन जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है उसके हाथ में कई सारा खून होता है। मिशेल उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और वह कहती है कि हमने कॉलिंग को तो सॉल्व कर दिया, वैंस के बेटे को हमने बचा लिया, ये नामुमकिन है। तब एड्रिन उसे कहता है कि ये उसके बारे में नहीं। तब मिशेल उसे पूछती है कि तुमने खून किसका किया है। एड्रिन कहता है अगर तुम्हारा भाई होता तो वो कभी नहीं चाहता कि किसी पैसेंजर की जान जाए। लेकिन मिशेल उसे फिर से एक बार पूछती है कि तुमने खून किया किसका। ईगन झूठा था और बैन को जब ये पता होता तो वो पैसेंजर को किसी न किसी तरह से बचा लेता था। एड्रिन कहता है कि यहाँ पर बात मैं बैन की कर रहा हूँ, अगर उसकी लाइफ खतरे में हो तो उसे कौन बचाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे भाई के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है और ये बात तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें देखना है। दूसरी तरफ शिप में सोनार की मदद से टेलफिन को ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन कैप्टन का स्टाफ उनसे कहता है कि सोनार की मदद से भी टेलफिन हमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ मिनटों पहले वो हमें डिटेक्ट तो हुआ था लेकिन अचानक से गायब हो गया। यही बात सुनकर बैन सानवी से कहता है टेलफिन तो हमने पानी में डाल दिया और वो गायब भी हो गया लेकिन अभी तक मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिला है। लेकिन सानवी उसका भरोसा बनाए रखती है और वो उसे कहती है कि तुम अपने आप पे भरोसा रखो, स्कैल वापस लौटेगा। और ठीक उसी वक्त उन दोनों को भी कॉलिंग आ जाती है और वो लोग सीधे फ्लाइट 828 के प्लेन में पाते हैं। सानवी कहती है कि मुझे कॉलिंग आना तो बंद हो चुका था। तब बैन उसे कहता है कि तुमने उस टेलफिन को पानी में डालने में अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया था, इसीलिए तुम्हें फिर से कॉलिंग आने लगी, ये तो अच्छी बात है। बैन अंदर झांक कर देखता है तो अंदर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तब उसे स्कैल दिखाई देता है और वो उसके ही नंबर के सीट पर बैठा दिखाई देता है। बैन उसके पास आता है, वो खुश हो जाता है कि फाइनली उसे स्कैल मिल चुका है, लेकिन स्कैल उसे देखकर रोने लगता है। बैन को लगता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है, इसके लिए वो रोने लगा है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और होती है। बैन उसे कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमने टेलफिन को पानी में डाल दिया है और इस तरह से कॉलिंग भी खत्म हो चुकी है। लेकिन स्कैल उसे कहता है कि अब सब कुछ बदल चुका है और वो आगे कहता है ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा,
बैन कुछ भी नहीं समझ पाता और सामने देखते ही देखते मिशेल भी उसके पास आ जाती है और वो भी रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश भी की थी लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई। बैन स्कैल के पास देखता है और वो भी कहता है डैड मुझे अब जाना होगा, अब यही एक रास्ता बचा है। दूसरी तरफ एंजेलिना बैन के घर आ जाती है। ऑलिव अपने सेल फोन में स्कैल के फोटो देखकर उसे याद करने की कोशिश करती है और वो चुपके से ग्रेस के रूम में चली जाती है और ठीक उसी वक्त मिशेल को फिर से एक बार कॉलिंग आती है, यानी कि कॉलिंग के अंदर ही कॉलिंग। वो पहले से ही प्लेन में मौजूद है और वहीं पर उसे कॉलिंग आ जाती है और वो देखती है फ्लोर के ऊपर कई सारा खून गिरा है और वो उस खून को फॉलो करते करते एक सीट के पास पहुंच जाती है और उस सीट के ऊपर एक बुक होती है जो शुरू में हमने एंजेलिना के हाथ में देखा था। वो उसे अपने हाथ में ले लेती है और फाइंड आउट करने के लिए वो सीट नंबर भी चेक करती है। थोड़ा याद करने के बाद मिशेल को याद आता है वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि एंजेलिना का सीट नंबर होता है। वो सारा गेम समझ जाती है। दरअसल कॉलिंग में उसे एड्रिन को नहीं बल्कि एंजेलिना को रोकना होता है और वो तुरंत बैन को आवाज़ लगाती है। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एंजेलिना जैसे ही रूम में एंटर होती है सबसे पहले वो डोर को अच्छी तरह से लॉक करती है ताकि बाहर का कोई अंदर आ ना सके और वो ग्रेस के पास आकर उसे कहती है कि मैं अपने एंजल को लेकर यहाँ से जाऊँगी। ग्रेस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और उसकी आवाज़ सुनकर ऑलिव नीचे से ऊपर आती है लेकिन वो डोर खोल नहीं पाती क्योंकि डोर अंदर से लॉक है। एंजेलिना उस छोटी बेबी को लेकर पानी में रखती है और उसे कहती है कि तुम ही मेरे अब एंजल हो, तुमसे ही मेरा फ्यूचर जुड़ा है। और ये सारी बातें स्कैल पहले से ही जानता था क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया होता है, इसीलिए वो रोने लगता है। मिशेल बैन के सामने वो बुक लेकर आती है और बुक के ऊपर भी कई सारा खून लगा होता है। बैन भी सारा मैटर समझ जाता है कि मुझे एंजेलिना को रोकना होगा और तब बैन भी पीछे मुड़कर देखता है तो स्कैल वहाँ पर मौजूद नहीं होता और एंजेलिना उस बेबी को लेकर पीछे के रास्ते से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई तो आता है और वो ग्रेस के रूम में चला जाता है और हमें दिखाई देता है यहाँ पर ग्रेस के पेट में चाकू लगा होता है और वो मरने की हालत में होती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो स्कैल का नाम लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है स्कैल अब बड़ा हो चुका है। आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता होगा, जब स्कैल गायब हुआ था तब वो छोटा था, वापस लौटा है तो बड़ा है। तो इसका सीधा सा आंसर है उसने अपने कॉलिंग कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब हमें ये भी पता चलता है कि फ़्लाइट 828 के जितने भी पैसेंजर हैं वो लोग किसी ना किसी एक टास्क में है। वो लोग जितना अपना टास्क कंप्लीट कर देंगे वो लोग फिर से अपने एज में वापस लौटेंगे। ग्रेस उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम सबका ख्याल रखना। स्कैल भी उसे कहता है अब चिंता मत करना, मैं सबका ख्याल रखूँगा, अब आप आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हो। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है स्कैल को ये पहले से पता था कि उसकी मॉम मरने वाली है, इसीलिए वो कॉलिंग में अपने डैड से कह रहा था। अब सब कुछ बदल चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए वो रोने लगता है। और स्कैल की ये बात सुनकर ग्रेस काफ़ी खुश हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर गुप्ता अपना सामान पैक कर कर उस लैब में से फाइनली निकलने वाली होती है और ठीक उसी वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि फ्लाइट के कैप्टन की होती है, जिसे हमने पिछले सीज़न में देखा था कि वो गायब हो चुका था। अब वो फिर से लौटा है। डॉक्टर गुप्ता उसकी आवाज़ सुनकर पहले तो चौंक जाती है। कैप्टन उसे कहता है हेल्प मी, बचाओ मुझे। डॉक्टर गुप्ता उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी कैप्टन के साथ पूरा का पूरा प्लेन ही गायब हो जाता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 3 का आखिरी एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब जल्दी ही सीजन 4 आने वाला है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।